हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप के बारे में। उसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे इनके जियोपॉलिटिक्स के बारे में। देखिए, इजराइल हमेशा किन्हीं न किन्हीं वजहों से चर्चा में रहता है। अब यूपीएससी की आदत यह है कि वो चर्चा में रहे खबरों को स्टैटिक के साथ जोड़कर क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है कि आपको उससे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, या फिर हो सकता है मेंस में, ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा था, मेंस में आपको एक एनालिसिस पूछ दिया जाए कि इंडिया और इजराइल का जो रिलेशनशिप है इसको आप हिस्टोरिकली एक्सप्लोर कीजिए या फिर हिस्टोरिकली आप इसको एनालाइज कीजिए। इसी के साथ साथ यह भी पूछा जा सकता है कि जो अलग अलग फील्ड्स में कोऑपरेशन है, एग्रीकल्चर, डिफेंस, आगे मैं आपसे बात भी करूंगा इसके बारे में, इसका क्या संबंध है या फिर ये क्यों जरूरी है इंडिया के साथ, आई मीन इजराइल के साथ, इंडिया का। उसी के साथ साथ मैं आपको यूपीएससी आपसे यह भी पूछ सकता है कि क्या जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनके साथ हमारे संबंधों पे क्या असर पड़ेगा यदि हम इजराइल के साथ अपनी निकटता बहुत ज्यादा दिखाते हैं, तो उनके साथ हमारे संबंधों पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एस्फेयर बन के उभर रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है, चाहे ओमान हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर कतर जैसे देश हों, क्योंकि उनके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, हम इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऑयल का हमारा जो संबंध है, तेल के खरीद और बिक्री का जो संबंध है वो तो है ही। तो खैर, अब हम स्टार्ट करेंगे इजराइल के बारे में। देखिए, इजराइल जो टर्म है ना, बेसिकली इसको प्रॉमिस लैंड की तरह देखा जाता है। मैं ऐसा प्रॉमिस लैंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इजराइल एक देश हुआ ही नहीं करता था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने बोर्ड पे कि 1948 से 2023 के बीच की कहानी है इजराइल की उत्पत्ति की, लेकिन ऐसा नहीं था। एक माइथोलॉजी में एक कंट्री हमेशा से एग्जिस्ट करता था। अब देखिए, जितने भी पाप हुए ना, अभी के टाइम पे आपको जितने भी चीजें दिख रही होंगी, सभी के सभी ब्रिटिशर्स की देन है। यूरोप वासियों ने जब इजराइल बेसिकली यहूदियों का देश है, ज्यूड्स एक रिलीजन है जिन्होंने इजराइल एक कंट्री बनाया। अब आपको पता है यहूदियों के साथ पूरे दुनिया भर में परसिक्यूशन हुआ है, उसको उनको हर जगह सताया गया है इंडिया को छोड़ के। तो उनको लगा कि उनके ऊपर एक गिल्ट था, जितने भी यूरोपियन कंट्री थे या फिर मैं ये कहूँ जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे, उनके ऊपर एक गिल्ट था कि इस गिल्ट को किसी भी तरीके से कम करना है। अब हो सकता है कि उन्होंने पैलेस्तीन को ही चुना, हो सकता है कि वो इंडिया को भी चुन सकते थे क्योंकि यहाँ भी उनका उनका एक हेजेमनी था। तो उन्होंने पैलेस्टीन को चुना क्योंकि वहां से उनकी एक ऐतिहासिक कड़ी जुड़ती है। अब मैं बात करूंगा ऐतिहासिक कड़ी, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ हिस्टोरिकल चेन की, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ब्लॉक की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आखिर हिस्टोरिकल ब्लॉक है क्या। तो इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो तीन रिलीजन है, यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये जो तीनों धर्म है, यह तीनों धर्म बेस्ड है, इसको बोला जाता है एब्राहमिक रिलीजन। अब इसको हम एब्राहमिक रिलीजन क्यों बोलते हैं? एब्राहमिक रिलीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो इंसेप्शन है ये अब्राहम से है। अब्राहम इन तीनों धर्मों के मुख्य व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं, और अब्राहम के ही पोते थे, ग्रैंड सन थे जैकब, जिनको कि इस्लाम में याकूब के नाम से जाना जाता है। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में इनको जैकब के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अगर मैं आपको जुडाइज्म बोलूं या फिर अगर मैं आपसे यहूदी बोलूं, तो दोनों एक ही टर्म है। जिस तरीके से इस्लाम और मुस्लिम या फिर मुसलमान हुआ, जिस तरीके से क्रिश्चियन और ईसाई हुआ, उसी तरीके से जुडाइज्म और यहूदी दोनों एक ही टर्म है। तो आप एक ही टर्म मानकर चलेंगे। उसके साथ जैसा कि मैं आपसे जैकब की बात कर रहा था, तो जैकब को याकूब बोलते हैं कहाँ पे? इस्लाम धर्म में, और क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में इनको जैकब बोलते हैं। ये किनके पोते थे? ये पोते थे अब्राहम के, जो कि तीनों, जहां से तीनों धर्म निकला है बेसिकली। और इसके बाद इनके बेटे हुए इजराइल, इनके बेटे को इजराइल के नाम से जाना जाता था। तो ये हुआ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और वो जो प्लेस है जहां पे आज इजराइल कंट्री एग्जिस्ट करती है, वहां पे तीनों धर्मों का कुछ ना कुछ अपना अपना पोजीशन है, अपना अपना अधिकार है, अपना अपना अधिकार जताते हैं। वहीं पे जेरूशलम भी है, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जहाँ पे ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं पे गोल्डन टॉम्ब है, जहाँ पे ऐसा माना जाता था कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जो कि आखिरी नबी हैं, मोहम्मद साहब, उन्होंने वहां से एक अलग दुनिया की यात्रा पे निकले थे। वहीं पे जुडाइज्म का भी बहुत ही पवित्र प्लेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
तीनों धर्मों का कुछ ना कुछ वहां देखने को मिलता है यरूशलेम शहर में। यही वजह है कि जब यरूशलेम पे कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो काफी सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। अब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है तो इस युद्ध में आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर के जो मुस्लिम कंट्री है, फिर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो एजिटेशन कर रहा है। वो एजिटेशन इसलिए कर रही है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ हमास पे हमला नहीं कर रहा। अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन पे हमला रशिया ने कर दिया, तो क्या ऐसा हुआ कि सारे जितने भी क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर, क्योंकि यूक्रेन तो एक क्रिश्चियन कंट्री है बाय द वे। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा यह भी नहीं हुआ जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा था, उस वक्त पे ऐसा नहीं हुआ। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बेसिकली इनका जो स्टेट रिलीजन है वो अजरबैजान का इस्लाम है, बट अर्मेनिया की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वह क्रिश्चियन है, लेकिन उनका स्टेट रिलीजन क्रिश्चियन नहीं है, बाय द वे एक सेक्युलर स्टेट है। तो खैर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब गाजा स्ट्रिप पे इजराइल ने हमला किया, उसके रिस्पॉन्स में जब उसके नागरिकों पे हमास के लोगों ने हमला किया था। अब हमास के लोगों ने हमला किया तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और फलस्तीन, ऐसा वो बोलते हैं, फलस्तीनियन भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ फलस्तीनियन ऐसे हैं जो कि हमास को डिसोन करते हैं, लेकिन हमास के लोगों का ये कहना है कि वो PLO पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और जब तक वो अपने लैंड को लिबरेट नहीं करा लेते तब तक वो इजराइल पे इस तरीके के हमले करते रहेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने किया हमला, हमास के लोगों ने उनके कुछ लोगों को बंधक बनाया और अपने साथ लेकर चले गए। और भी बहुत सारी बर्बरता की आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे, एक्स वगैरह पे आप देखते रहते हैं। उसके बाद इसके बदले में इजराइल ने भी काफी हिंसक प्रतिरोध किया। खैर, भारत का स्टैंड क्लियर था। उसने कहा कि किसी भी तरीके के आतंकवाद पे, किसी भी तरीके का आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पे अगर कोई देश रिस्पॉन्स करता है, रिस्पोंड करता है, तो भारत उस देश के साथ है। ऐसे परिस्थिति में भारत ने इजराइल के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की और ये बहुत ही इमोशनल टाइम था। मतलब जिस तरीके की विभत्स तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन और मोबाइल के स्क्रीन पे आ रही थी वो बहुत ही परेशान करने वाली थी। अब ऐसे में भारत का जो रिस्पॉन्स था, भारत के अंदर भी एक अलग ही पॉलिटिकल, मैं ये कहूँ कि ड्रामा या फिर अलग ही पॉलिटिकल सीन स्टार्ट हो गया। एक पार्टी यह कहती है कि जो इजराइल ने किया वो गलत किया, लेकिन उन्होंने हमास के हमले का खंडन नहीं किया। वहीं दूसरी पार्टी यह कहती है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो यह कहती है कि इजराइल ने जो किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या इंटेंसिटी पे प्रश्न उठता है कि जिस तरीके का कार्रवाई किया, आप हमास को मार रहे हो, लेकिन हमास की आड़ में आप बहुत ही निर्दोष लोगों की भी हत्या कर रहे हो। आप हॉस्पिटल पे अटैक कर रहे हो, आप स्कूल्स पे अटैक कर रहे हो, आप सिविलियन इलाकों में जाके अटैक कर रहे हो। क्योंकि अगर वो बहुत ही दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है, 1700 स्क्वायर किलोमीटर में करीब करीब वहां पे लगभग 23 लाख लोग रहते हैं, तो आप डेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं डिवाइड करके। खैर, तो जैसे कि मैंने आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया कि अब्राहम के पोते थे जैकब, जिनको कि इस्लाम में याकूब के नाम से जाना जाता है, कुरान में बेसिकली, और उनके बेटे थे इजराइल। और उन्हीं इजराइल से आगे चलकर जुडाइज्म निकलता है और आगे चल के उसी इजराइल के फैमिली में आगे चल के ईसा मसीह आते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते हैं। और उसी सिलसिले से आगे चलते 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 मोहम्मद साहब आते हैं 7वीं सदी में, और उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, इस्लाम स्टार्ट किया था। तो जो तीनों धर्म के जो मुख्य प्रणेता हैं, अगर ऐसा माना जाए तो कौन है, वो है अब्राहम। खैर, अब आते हैं भारत और इजराइल के बीच के जो संबंध है उस संबंध पे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया और आपने अपने स्क्रीन पे भी देखा होगा कि 1948 में इजराइल का गठन होता है। 1948 में यूएन के एक सहमति से इजराइल को बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इजराइल के गठन के पीछे का जो उद्देश्य था वो
जो यूरोपियन पावर्स थे अपने गिल्ट को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जर्मनी में, पूरी दुनिया भर में जो उनके साथ हो रहा था, उनको लगा था कि हमने हद कर दिया है। जो जर्मनी ने जो किया, हिटलर ने जो किया, वो तो कहानी का एक छोटा सा अध्याय है, पूरी किताब भरी पड़ी है उनके साथ अन्यायों की। तो पूरे दुनिया भर के दुनिया भर के जुडाइज्म के लोग जुटते हैं, यहूदी जुटते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई हमें एक प्लेस चाहिए, और वो फिर वापस आते हैं अपने पूर्वजों की धरती पे, और उस जगह को नाम दिया उन्होंने जैकब के बेटे इजराइल के नाम पे, और बोला कि ये धरती है, इसको हम इजराइल के नाम से जानेंगे। और वहां पे धीरे धीरे करके एक मैप भी है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि धीरे धीरे करके क्या होता है कि इजराइल, ग्रीन का जो पोर्शन होता है वो पैलेस्टीन का होता है, व्हाइट पोर्शन होता है इजराइल का होता है। धीरे धीरे करके ग्रीन पोर्शन काफी कम हो जाता है। इजराइल ने क्या किया, हर जगह पे अपना पोजीशन एस्टेब्लिश कर लिया। 1948 का सिचुएशन को आप समझिए कि 1947 में इंडिया आजाद होता है। 1948 वह साल था जब इंडिया का बहुत से इंटरेस्ट ऐसे थे जो कि अलग अलग कंट्रीज के साथ टकरा रहे थे, कि अगर हम इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं तो पूरा का पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड है, वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को भी नकार रहा था। और हमें क्या जरूरत थी, हम एक उभरते हुए देश थे, एक नए देश थे, हमें चाहिए थी एनर्जी, हमें चाहिए था तेल। अब तेल की जरूरतों को देखते हुए और एक इंटरनेशनल रियलिटी को देखते हुए इंडिया ने उसे एज ए कंट्री तो रिजिग्नेशन दे दिया, लेकिन इंडिया ने यह कहा कि भाई हम आपके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेंगे तो इसमें क्या होता है कि अब उस वक्त के लीडरशिप को भी समझिए, इंडिया ने एक बहुत ही अजीब सी पद्धति को अपनाया। उस पद्धति का जिक्र मैं थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए 1948 30 जनवरी के आसपास महात्मा गांधी जी का एसेसिनेशन हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। लेकिन जब ये बात चल रही थी तो महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि जो यहूदियों के साथ, जो पूरे ज्यूज के साथ जो पूरे दुनिया भर में हो रहा है वो बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन आप यहूदियों को किसी के धरती पे बसा रहे हो ये भी गलत कर रहे हो। मतलब कि इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट के सबसे अगेंस्ट थे महात्मा गांधी जी। उस वक्त हम गांधीयन फिलोसफी पे चल रहे थे। तो जो जितने भी ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री थे, उस इंटरेस्ट को देखते हुए और इजराइल के बीच जो कन्फ्रंटेशन था, मतलब कि मुस्लिम कंट्रीज एंड आपने 6 डे वॉर के बारे में भी सुना होगा, याम किपुर का भी वॉर के बारे में सुना होगा, बहुत सारे वॉर हैं, हाफिया वॉर के बारे में सुना होगा। तो ये सारे वॉर आपस में वो बैटल्स लड़ ही रहे थे कंट्रीज ये आपस में। लेकिन एक समय आता है 1950 में। 1950 में इंडिया ने एक कमाल का काम किया, या फिर मैं बोलूं बहुत ही अजीब सा जियोपॉलिटिक्स में उसने एक चाल चली। वह चाल यह थी कि 1950 में इंडिया बोलता है कि भाई आप मुंबई के अंदर में आप कॉन्सुलेट खोल लीजिए। अब कॉन्सुलेट क्या चीज है, दो चीज है, एक होता है एम्बेसी, एक होता है कॉन्सुलेट। एम्बेसी वो चीज होती है कि वहां पे आप क्या करेंगे कि हम आपके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, और आप एम्बेसी में बैठ के आप अपने व्यक्ति को, जिसको कि हम राजदूत बोलते हैं और हाई कमिश्नर बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। कॉमनवेल्थ कंट्री क्या है उसके लिए हम अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। तो इंडिया ने यह कहा कि हम आपके साथ एम्बेसी एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, हम आपके साथ क्या करेंगे, कॉन्सुलेट बनाएंगे। कॉन्सुलेट कब बनता है, जब एम्बेसी के ऊपर काम का लोड ज्यादा होता है, वर्क प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो बोलते हैं कि अलग अलग शहरों में आप क्या कर लीजिए, उसकी एक ब्रांच ओपन कर लीजिए, जिसको कॉन्सुलेट बोलेंगे। वो क्या करेगी, वीजा का काम देखती है, वो बिजनेस अफेयर्स देखती है, वो उस कंट्री के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसको इस कंट्री के फलाने कंट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या करता है, उनका मीटअप तैयार करता है। तो बेसिकली एम्बेसी के बाद कॉन्सुलेट खोला जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ था। यहाँ यह हुआ कि पहले कॉन्सुलेट खोल दिया गया 1950 में और एम्बेसी एस्टेब्लिश किया गया 1992 में। लेकिन आप यह भी दौर देखिए कि यह दौर कब का था, यह दौर था कोल्ड वॉर का। 1950 से लेकर 1990 के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। बेसिकली ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग तो 1948 में ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 1950 के बीच 1990 के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पे था, अपने पीक पे था। और उस दौर तक, उस पूरे अवधि तक भारत ने इजराइल के साथ क्या रखा,
एक सर्टेन डिस्टेंस एस्टेब्लिश करके रखा, सर्टेन डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा। उसके बाद समय आता है 1992, जहां पे हम लोगों ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया था। प्राइम मिनिस्टर वाज पीवी नरसिम्हा राव, और वहां से एक अलग ही डायमेंशंस खुल जाते हैं इंडिया और इजराइल के बीच। और यही नहीं, बोला गया कि आप एक और नया कॉन्सुलेट खोल सकते हैं बेंगलुरु के अंदर में, क्योंकि आपको पता है वह दौर वो था जब सिलिकॉन सिटी के रूप में बेंगलुरु को जाना जाने लगा था। इंडिया ने यूं ही उसके साथ इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं किया था। इजिप्ट ने 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड किया इजराइल के साथ। जब इंडिया ने यह देखा कि 1978 में इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है और इंडिया क्या मुस्लिम कंट्री के साथ इजिप्ट के साथ हमेशा से ही मधुर संबंध रहे हैं। अभी हाल में ही रिपब्लिक डे परेड में वहां के जो राष्ट्रपति थे अल सीसी वो आए थे चीफ गेस्ट बनकर। तो इंडिया ने जब यह देखा कि इजराइल के साथ अब इस्लामिक कंट्री भी, इस्लामिक रिजीम भी एक दोस्ती एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, एक एकॉर्ड एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो भाई हमें भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। उसके बाद मैड्रिड कॉन्फ्रेंस निकलकर सामने आया 1991 में। ये काफी माइलस्टोन था। हालांकि मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, मैड्रिड इज द प्लेस इन स्पेन, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में कोई कंक्रीट चीज निकलकर सामने नहीं आता। सीरिया, टर्की, जॉर्डन ये वैसे देश थे जो कि हमेशा इजराइल से उलझते रहते थे, लेकिन वो साथ आकर बैठते हैं। यह जब इंडिया देखता है तो इंडिया को लगा कि जो एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते थे वो अब साथ में आकर मीटिंग कर रहे हैं, एक साथ आकर बैठ रहे हैं। इंडिया को लगा कि नाउ टाइम हैज कम कि हमें भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ कंक्रीट सोचना चाहिए। उसके बाद 1994 में क्या होता है कि पीस ट्रीटी होता है जॉर्डन के साथ। जॉर्डन के साथ जब पीस ट्रीटी होता है तो ये भी एक काफी ही आइस ब्रेकिंग मूवमेंट था। उसके बाद ऑस्लो एकॉर्ड होता है 1991 में, उससे पहले ही। अब देखिए ऑस्लो एकॉर्ड जो होता है ना वो PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच होता है। उसके जो हेड होते हैं यासिर अराफात, उसके साथ बैठ के वो मीटिंग करते हैं इजराइल के जो लीडरशिप होती है। इन सारे सर्कमस्टांसेस में इंडिया को ये लगता है कि भाई हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना चाहिए इजराइल के साथ, और इजराइल के साथ हमने क्या किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर लिया। अब देखिए इसी के साथ मतलब जब समय के साथ आगे बढ़ता है समय, और दिल्ली स्टेटमेंट ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन होता है 2003 में। अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट टाइम, और वहां से शेरोन थे इजराइल से। इनके बीच समझौता होता है और इसको बोला जाता है दिल्ली स्टेटमेंट ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। अब रिलेशनशिप्स को समझते हैं कि आखिर दिल्ली स्टेटमेंट एंड ऑन कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें सामने निकल कर आती है। 5 चीजें आइडेंटिफाई करी इंडिया ने कि हमें इस 5 चीजों पे इजराइल से सपोर्ट चाहिए। ये 5 ऐसी चीजें हैं जहां पे हम लैक कर रहे हैं, और ये 5 ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इजराइल प्रोवाइड कर सकता है। इन 5 चीजों के बारे में सबसे पहले बात हुआ बॉर्डर मैनेजमेंट। अब देखिए इंडिया के साथ भी LOC के ऊपर कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है अपने पड़ोसियों से। इजराइल तो खैर चारों तरफ से ही अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो इंडिया ने देखा कि बहुत अच्छा बॉर्डर मैनेजमेंट है इनका। मतलब कि अगर कोई उधर से उधर के 9 किलोमीटर के रेडियस से भी कोई गुजरता है तो अलार्म बजने लगता है। उसी के साथ साथ डिफेंस के टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों ने उनके साथ क्या किया, अपने अपने अनुबंध तय किए। हाई टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात किया, वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात किया कि वाटर को किस तरीके से उन्होंने अपना, एक केस स्टडी है बाय द वे, आप चाहें तो इसको इथिक्स में भी लिख सकते हैं और GS पेपर 3 में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज के बारे में, वाटर रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज किया इजराइल ने। उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के डोमेन में भी इजराइल ने बहुत अच्छा काम किया है। एक वाटर स्कार्सिटी एरिया में रहते हुए भी उसने बहुत अच्छा काम किया। तो हमें इन 5 चीजों में क्या करना था, हमें उनसे सीखना था। देखिए 2003 के बाद चीजें धीरे धीरे आगे की तरफ चल रही थी। फाइनली 2014 आता है, जब मई 2014 को 23 मई आई थिंक दैट वाज द डे, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी PM पद की शपथ लेते हैं, और वहां से स्टार्ट होता है पॉलिसी ऑफ फाइन बैलेंसिंग का। पॉलिसी ऑफ फाइन बैलेंसिंग क्या होता है, इसकी एक थ्योरी है IR में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिसी ऑफ फाइन बैलेंसिंग का मतलब होता है कि भाई हम अब इस रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, और हम इस रिश्ते को सामने से आके इजहार करेंगे,
अब हम अपने और इजराइल के बीच के जो संबंध है उन संबंधों के बारे में खुलकर बात करेंगे। पहले ऐसा होता था कि हम क्या करते थे कि इंडिया से कोई भी, खैर फर्स्ट तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही थे इजराइल जाने वाले, लेकिन अगर कोई कॉन्सुलेट भी जाता था, अगर कोई एम्बेसडर भी जाता था, अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर भी जाते थे, तो क्या करते थे, पहले जाते थे पैलेस्टीन में, वहां से फिर जाते थे इजराइल। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि नहीं, हम बिल्कुल पहले, हमारा इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद काउंटर टेररिज्म एट गाजा एंड ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज लेकर आता है, चलाता है गाजा में। ये नई बात नहीं है गाजा में इजराइल का अटैक। ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के तहत गाजा में कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कि इजराइल खत्म करना चाहता था, और 2018 में उन्होंने क्या किया, उस पर बहुत ही वायलेंट अटैक किया। संसद में बहुत हंगामा हुआ इंडिया के अंदर, लेकिन उस वक्त की जो विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, उन्होंने जबरदस्त अपनी बातों को रखा कि नहीं, हम इस ऑपरेशन के में इजराइल के एक्ट के साथ हैं। 2014 के बाद जो चीजें बदली, फिर 2017 में पीएम जाते हैं कहाँ, इजराइल। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम एस्टेब्लिश करते हैं इजराइल के साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, मैंने इस वीडियो में 3-4 बार इस टर्म का इस्तेमाल किया है। इसको भी मैं एक अलग लेक्चर लेकर आऊंगा जहां पे मैं इस टर्म को भी डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। उसके बाद इंडिया इजराइल टेक्नोलॉजी फंड को बनाया गया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बनाया गया, जो कि आगे चल के आत्मनिर्भर भारत के तौर पे आगे की तरफ बढ़ा। दो चीजें आइडेंटिफाई करी इजराइल ने क्यों इंडिया को हेल्प करेगा इसी एग्रीमेंट के तहत। वो एग्रीमेंट कौन सा था, वह एग्रीमेंट था जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। साइबर स्पेस में हम आपकी मदद करेंगे, और सोशल मीडिया की चीजों पर, जैसे कि अभी आप पेगासस के बारे में सुन रहे होंगे पिछले करीब 2-2.5 वर्षों से। उसके बाद रमल्ला जाते हैं प्राइम मिनिस्टर 2018 में, क्योंकि वह दौर था जब इजराइल कुछ इलीगल सेटलमेंट एस्टेब्लिश कर रहा था। कहां पे, पैलेस्टीन में। रमल्ला इज द प्लेस इन पैलेस्टीन, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास वो हिस्सा है 2018 में। उसके बाद 2021 में उसने, जो आपने तस्वीरें देखी होगी लॉकडाउन के टाइम पे, उन्होंने कुछ आतंकवादी संगठनों पे कार्रवाई करते हुए गोल्डन रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया। उस वक्त में भी इंडिया ने साथ दिया इजराइल के साथ। तो इंडिया और इजराइल का जो रिलेशनशिप है 1948 से 2023 तक, जो कि अभी अब्सटेन किया, यूएन में एक डिस्कशन हो रहा था कि जो इजराइल ने अटैक किया है वो अटैक गलत है, और उसको क्रिटिसाइज करने के लिए एक रेजोल्यूशन को पास किया जा रहा था, जिसमें कि इंडिया ने ऑब्सटेन किया, और भी 8 अलग अलग देशों ने ऑब्सटेन किया, उसमें से इंडिया भी था। उसने बोला कि पहले आप इस रेजोल्यूशन में लिखो कि जो हमास ने किया वो भी गलत किया, हमास ने अटैक किया उसको भी आप क्रिटिसाइज करो, उसके बाद हम इजराइल के इस एक्ट को क्रिटिसाइज करने वाले जो रेजोल्यूशन है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक अलग ही लॉबी है यूएन में जिसने उससे मना कर दिया, और इंडिया ने वहां से ऑब्सटेन कर लिया। तो खैर ये इंडिया की जियोपॉलिटिक्स है। लास्ट में मैं आपको एक एनेक्डोट या फिर मैं एक ट्रिविया के साथ छोड़े जाता हूं कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है, हाल ही के वहां जो इंडिया के अंदर में उनके जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ट्वीट भी किया था, एक्स पे लिखा था उन्होंने कि इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे ज्यूइस के साथ कोई भी परसिक्यूशन नहीं हुआ है, किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करी गई है इंडिया के अंदर में। उन्होंने थैंक यू भारत भी बोला था। खैर आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।